नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हमने शुरू किया था आरएस प्री भर्ती परीक्षा के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था का सिलेबस और बड़े ही अच्छे से हमारी क्लासेस चल रही है। नियमित रूप से हम अच्छी अच्छी चीजों को सीख रहे हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है 11वीं क्लास के अंदर हम बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में। यहाँ जब हम संविधान के सिलेबस की बात करें तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट अपना चल रहा है। संविधान सभा के विषय में बात कर ली, भारतीय संविधान की विशेषताएं, संवैधानिक संशोधन, उद्देशिका, मूल अधिकार, इन सब के विषय में हमने बात कर ली है। बिल्कुल हमने क्लियर जैसे सिलेबस में लिखा है वैसे वैसे ही किया है। अब हम बात करने वाले हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में। दोस्तों, राज्य नीति के निर्देशक तत्व क्या हैं, किस लिए जरूरी है, इन सभी चीजों को आज हम समझने की कोशिश करेंगे और एक ही क्लास में हम इसे पूरा भी कर लेंगे। आसान टॉपिक है लेकिन फिर भी काफी कुछ यहाँ पर सीखने वाला है, कुछ नई चीजें भी आती है। दोस्तों, ये क्लास आधारित है हमारे क्लास रूम के हैंड रिटन नोट्स के ऊपर, इसलिए ताकि आपको एक सही कंटेंट मिल सके, पूरा मिल सके और जल्दी से हमारा सिलेबस भी हो सके। तो चलिएगा, चलते हैं पीडीएफ की ओर और देखते हैं हम आज क्या नया सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, हम बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये देखना है कि इनके बारे में उल्लेख या जो हमें प्रेरणा मिलती है वो कहाँ से मिलती है। जब हम बात करते हैं प्रस्तावना की, तो प्रस्तावना में देखिएगा सामाजिक और प्रस्तावना में बात की गई है सामाजिक न्याय की, आर्थिक न्याय की और राजनीतिक न्याय की। तो दोस्तों, जब हम बात करें आर्थिक है, राजनीतिक है, सामाजिक न्याय है, राजनीतिक न्याय तो हमें मूल अधिकारों के द्वारा मिल जाते हैं। सामाजिक और आर्थिक न्यायों के लिए किसकी स्थापना की गई है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की स्थापना की गई है। दोस्तों, तो दोस्तों वैसे देखें, एक मानव को जीने के लिए जैसे मानवाधिकार की आवश्यकता होती है और सर्वांगीण विकास के लिए जो है मौलिक अधिकारों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से एक राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य बनने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होगी, वो कौन से प्रावधानों को लागू करे, कौन सी बातों का उसे ध्यान रखना है, वो सभी एक दिशा निर्देश के रूप में राज्य को दिए गए हैं नीति निर्देशक तत्वों के रूप में। तो दोस्तों, जब हम प्रस्तावना में जब हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात करते हैं, उसकी प्राप्ति के लिए हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर एक समाजवादी समाज की स्थापना हो। तो उस समाजवादी समाज की स्थापना के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया। तो यहाँ थोड़ा ध्यान दें कि जो मौलिक अधिकार थे उसमें लगभग अधिकार हमें दे दिए गए। उसके बाद में भी देखिएगा जो बाकी चीजें बचती थी हम उन्हें मूल अधिकारों के द्वारा लागू नहीं कर सकते थे, न्यायिक रूप में उसको परिवर्तनीय नहीं कर सकते थे, क्योंकि अभी उस समय की जब हम भारत आजाद हुआ, संविधान बना, उस समय की कंडीशन ऐसी नहीं थी, वरना केस ही चलते रहते। तो इसलिए जो अच्छी चीजें थी, जो बिल्कुल जरूरी था, वो हमने मूल अधिकारों में डाल दिया। बाकी जैसे जैसे हमने कहा कि राज्यों का विकास होता जाएगा तो राज्य नीतियां बनाते समय इन दिशा निर्देशों का पालन करते हुए नीतियों का निर्माण करेगा, तो जो अधिकार है उसको वो स्वतः ही मिल जाएंगे। दोस्तों, तो आइएगा समझ लेते हैं क्या है राज्य नीति के निर्देशक तत्व। सबसे पहले हम बात करें कि राज्य में ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं हमें कहाँ मिलेंगे, इनकी व्यवस्था जो है वो कहाँ पर की गई है। दोस्तों, तो यहाँ पर देखिएगा, जब हम बात करें राज्य नीति निर्देशक तत्वों की तो हमें देखना पड़ेगा भारतीय संविधान का भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा यही बना कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो भाग 4 में किया गया है। और कौन से अनुच्छेद में है? तो 36 से लेकर के 51 नंबर अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य नीति के निर्देशक तत्वों का जो है इस्तेमाल किया गया है, प्रावधान किया गया है। अब हम बात करें कि भारत में प्रावधान कहाँ से आया, तो भारत में जो नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड से लिया है। बहुत बार ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। अब हम के आयरलैंड ने लिया है, तो आयरलैंड ने इसे कहां से लिया है? आयरलैंड ने इसे ग्रहण किया था स्पेन से। तो पहली बात कि कहाँ है? भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक है। भारत में जो प्रावधान किया गया है कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया। आयरलैंड ने इसे जो है वो किससे लिया है? स्पेन से लिया है। संविधान सभा में इसकी अनुशंसा किसके द्वारा की गई थी? बी.एन. राव के द्वारा की गई थी, जो हमारे संवैधानिक सलाहकार हुआ करते थे। दोस्तों, तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जब हम संविधान सभा में जब इनको जोड़ा गया, इनके ऊपर विचार किया गया, तो इसकी अनुशंसा किसने की थी? सबसे पहले संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव के द्वारा की गई थी।
और इसका जो प्रारूप है वो तैयार किया गया था तेज बहादुर स्प्रू के द्वारा। तेग बहादुर स्प्रू के द्वारा जो है इसका प्रारूप जो है वो तैयार किया गया था दोस्तों। अब हम बात करें कि इनका उद्देश्य क्या था, राज्य नीति के निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या था। तो राज्य नीति के निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को लागू करना। जब हम प्रजातंत्र की बात करते हैं, राजनीतिक प्रजातंत्र है, सामाजिक प्रजातंत्र है, आर्थिक, तो राजनीतिक का दृष्टिकोण तो हमें मूल अधिकारों में मिल जाता है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को लागू करने के लिए हमने किसको इस्तेमाल किया है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए जो है हमने इस्तेमाल किया है राजनीति के निर्देशक तत्व। इनका प्रावधान हमें किया है दोस्तों। अगर हम ये देखें कि जो हमारे नीति निर्देशक तत्व है, इनकी सबसे पहले अभिव्यक्ति हमें कहाँ मिलेगी, ये कोई अभी नहीं था। 1935 का जो अधिनियम है, थोड़ा बहुत आपको याद होगा, तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, उसमें देखिएगा एक अनुदेश पत्र के रूप में इसकी बात की गई थी और उसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार के द्वारा गवर्नर जनरल और जो प्रांतों के गवर्नर थे उनको कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए थे। तो हम देख सकते हैं कि उस समय की वही दिशा निर्देश है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों की अगर कोई प्रारंभिक अभिव्यक्ति कहीं हमें मिलती है तो वो 1935 के जो एक्ट था उसके अंतर्गत हमें देखने को मिलती है दोस्तों। नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये हमें याद रखना है बड़े अच्छे से। इसमें सामाजिक न्याय, गांधीवादी सिद्धांतों की अभिव्यक्ति होती है दोस्तों। नीति निर्देशक तत्वों में किसकी अभिव्यक्ति होती है, सामाजिक न्याय की, गांधीवादी सिद्धांतों की अभिव्यक्ति होती है दोस्तों। अगर हम कहें गांधीवादी सिद्धांत कौन कौन से आर्टिकल में है, आगे देखेंगे हम पूरा इनको, 40 में, 43 में, 46 में, 47 में और 48 जो अनुच्छेद है उसके अंदर हमें गांधीवादी सिद्धांतों की जो है झलक दिखाई देती है। 40 की बात करें तो 40 में क्या था दोस्तों, 40 में था ग्राम पंचायत। 43 में जब हम बात करते हैं तो जो हमारे कर्मकार हैं उनकी निर्वाह मजदूरी के संबंध के विषय में कहा गया है। 46 में जो है दुर्बल वर्ग जो है उनकी शैक्षणिक और आर्थिक उन्नति के लिए बात की गई। 47 के अंदर लोक स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए बात की गई। 48 के अंदर देखिएगा कृषि और पशुपालन का संगठन, उनके लिए जो है बात की गई है दोस्तों। तो ये सारे किससे संबंधित है, गांधीवादी सिद्धांतों की अभिव्यक्ति इनके द्वारा होती है। आगे हम बात करें डॉक्टर अंबेडकर नीति निर्देशक तत्वों के विषय में क्या कहते हैं, तो ये भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता बताते हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न बनता है अगर आपसे पूछा जाए कि नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता किसने कहा है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा ऐसा कहा गया है दोस्तों। अब एक ऑस्टिन आते हैं, ऑस्टिन ने क्या कहा है, दो कंसेप्ट इन्होंने दिए। एक तो राज्य की आत्मा, ऑस्टिन क्या कहते हैं नीति निर्देशक तत्वों को, राज्य की आत्मा कहते हैं, और दूसरा भारत में सामाजिक क्रांति की प्राप्ति का माध्यम भी ये बताते हैं कि नीति निर्देशक तत्व ही हो सकते हैं दोस्तों। तो ये कुछ एक बातें थी, एक आधा स्टेटमेंट और देख लेते हैं। ठाकुरदास भार्गव जो है राजनीति के निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान का जीवन या प्राण तक कह देते हैं दोस्तों। तो एक दो स्टेटमेंट भी हमने देखे, यहाँ वापस देख लीजिएगा। अनोखी विशेषता कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑस्टिन जो है राज्य की आत्मा और सामाजिक क्रांति की प्राप्ति का माध्यम बताते हैं, और ठाकुरदास भार्गव जो है इसे भारतीय संविधान का जीवन या फिर प्राण तक कह देते हैं दोस्तों। अब हम बात करें ये कैसी, इसकी प्रवृत्ति कैसी है, इसकी प्रकृति कैसी है, तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात को याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो हमारी यही आ जाती है कि ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। प्रवर्तनीय नहीं है मतलब फिर ये क्या है, इसका मतलब क्या है कि इसके आधार पर हम जो है कोई भी वाद दायर नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये वाद दायर नहीं कर सकते हैं कि हमारे जो नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं किया गया है दोस्तों। लेकिन ये फिर भी क्या है, शासन के मूलभूत सिद्धांत है। हमने कहा न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, तो फिर क्या है, ये राज्य के शासन के मूलभूत सिद्धांत जरूर है, यानी ऐसे सिद्धांत है जिनको हमें शासन के अंतर्गत लाना होता है, उनको लागू करना होता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं
कि नीति निर्देशक तत्व है जो है वो क्या है, सलाहकारी है। और कोई भी चीज जो सलाहकारी होती है वो बाध्यकारी नहीं होती। आप किसी को सलाह दे सकते हैं तो वो सलाह ही रहेगी, आप उसके द्वारा किसी को बाध्य नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो राज्य को ये क्या है, संविधान के द्वारा दी गई एक सलाह है, उसके लिए ये कोई बाध्यता नहीं है दोस्तों। लेकिन हाँ, ये राज्य के लिए एक पथ प्रदर्शक का कार्य जरूर करता है दोस्तों। और राज्य जो विधि बनाएगा उसको ध्यान में रखते हुए बनाया करता है। तो राज्य के द्वारा विधि निर्माण में ये काफी ज्यादा क्या होता है, सहायक भी होता है। तो क्या कहा हमने, अगर आपसे पूछा जाए इसकी प्रकृति के विषय में, तो न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन फिर भी शासन के मूलभूत सिद्धांत है, इसलिए विधि निर्माण में ये सहयोगी होते हैं। ये एक सलाहकारी चीज है, इनकी प्रकृति सलाहकारी है, ये सलाह देता है, लेकिन ये बाध्यकारी नहीं है, कोर्ट के द्वारा इसे बाध्य नहीं किया जा सकता है। अगर हम बात करें नीति निर्देशक तत्वों के वर्गीकरण की, तो वर्गीकरण जो इसका यहाँ पर आता है, 3 है, उदारवादी है, समाजवादी है और गांधीवादी है। इनको आगे एक एक करके भी हम समझने की कोशिश करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि आर्टिकल क्या क्या है। तो ये याद रखिएगा, सबसे पहले हमने बात की थी भाग 4 में है, और अगर हम आर्टिकल की बात करें तो 36 से लेकर के 51 नंबर तक का, 51 नंबर तक के जो आर्टिकल हैं वो सारे के सारे नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित हैं। अब हम बात करें अनुच्छेद 36 की, जो हमारा पहला अनुच्छेद है। अनुच्छेद 36 में क्या दी गई है, राज्य की परिभाषा दी गई है। तो हमने देखा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, तो वे राज्य है क्या, राज्य वही है जो भाग 3 के अनुच्छेद 12 में है। अब ध्यान दीजिएगा, ये हमने कहा ना कि मूल अधिकार, और ये थोड़ा रिलेटेड है ना, मूल अधिकारों में जो रह गया वो हमने नीति निर्देशक तत्वों में डाल दिया। तो भाग 3 के अंदर अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा है वही परिभाषा हमें यहाँ देखनी है। तो वहां हमने देखी है, तो यहाँ हालांकि दोबारा बात करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आपको याद होगा कि इसके अंतर्गत क्या आती है, भारत सरकार है, किसी भी राज्य की सरकार है, संसद हो गया, विधानमंडल हो गया, स्थानीय निकाय हो गए, कोई प्राधिकारी हो गया जिन्हें विधि के अंतर्गत जो है गठित किया गया है, वो सारे राज्य में आते हैं। अनुच्छेद 37 जो है, 37 क्या कहता है, 37 के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा ये कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं बनाया जा सकेगा, है ना। ये कहा, जो हम बात करते हैं ना कि न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, तो वो किसमें है, नीति निर्देशक तत्वों के अंदर अनुच्छेद 37 में। 37 ये कहता है कि न्यायालय के लिए वाद योग्य नहीं है, नीति निर्देशक तत्व जो है वो प्रवर्तनीय नहीं है, वाद योग्य नहीं है, इनके आधार पर वाद दायर नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर भी ये क्या है, शासन के मूलभूत सिद्धांत हैं, विधि निर्माण में इनको लागू करना राज्य का दायित्व है, या हम कह सकते हैं ये राज्य का क्या है, एक कर्तव्य तो है कि वो विधि निर्माण करते समय इनको लागू करे, लेकिन ये कतई न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं किया जा सकते, राज्य इनको मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो 36 में तो क्या है दोस्तों, राज्य की परिभाषा है। 37 में जो है, 37 के द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि जो नीति निर्देशक तत्व है वो न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे दोस्तों। अब हमारे जो है नीति निर्देशक तत्व शुरू हो जाते हैं। देखें कौन कौन से हैं, तो अनुच्छेद 38 की अगर हम बात करें, 38 की अगर हम बात करें, तो ये कहता है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा। 38 में क्या कहा गया है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अब इसमें क्या क्या है, तो सबसे पहले एक याद रखिएगा, 38(1) में क्या कहा गया है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की प्राप्ति के लिए सामाजिक व्यवस्था करें। ये तीनों शब्द आपको कहाँ मिलेंगे दोस्तों, कुछ याद आ रहा हो तो, प्रस्तावना में हमने जब बात की थी कि किसी भी व्यक्ति के लिए जो है 3 न्यायों की बात की थी हमने, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। तो उनकी न्याय की प्राप्ति के लिए राज्य का कर्तव्य होगा कि वो सामाजिक व्यवस्था करे, यानी समाज की व्यवस्था इस तरह से करे कि उसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो सके। ये 38(1) के अंतर्गत इसकी व्यवस्था की गई है दोस्तों। अब 38(2) में या बी में हम देखें, इसमें क्या कहा गया है, तो ये पहले नहीं था, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है इसे जोड़ा गया था। और 38(2) ये कहता है असमानता समाप्त करनी है, राज्य का यह दायित्व बनता है कि वह आय की असमानता को समाप्त करे। आय की, इसके अलावा हम कह सकते हैं सुविधा की,
इसके अलावा हम कह सकते हैं प्रतिष्ठा की, अवसर की, इन सभी की जो भी राज्य में असमानता है उसको समाप्त करने का दायित्व किसका बनता है? राज्य का ही बनता है दोस्तों। तो 38B जो है, या 2 नंबर हम कहें, ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। इसमें कहा गया कि राज्य आय की असमानता को क्या करे? कम करे। अब हम बात करें 39 की, तो 39 जैसे 19 में हमने कहा था ना 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी, तो यहाँ 39 में भी अनुसरणीय नीतियां बताई गई हैं कि इन नीतियों का राज्य को क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए ABCD है ना, छोटी ABCD में ये पुरुष और स्त्रियों को आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। पर्याप्त साधन का मतलब हुआ कि अगर वो काम करने के इच्छुक हैं तो उन्हें काम मिलना चाहिए। ये एक जरूरी कर्तव्य राज्य का बन जाता है। देखो वैसे कुछ याद करने वाला नहीं, सिंपल सी चीजें हैं इसमें, लेकिन फिर भी आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा ताकि याद रह पाए। बी में देखिएगा, राज्य भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और वितरण सार्वजनिक हित में करे। देखो पहले तो हमने क्या कहा कि समाज में जो भी पुरुष और स्त्री रह रहे हैं उनको आजीविका के पैसे कमाने के, जीवन चलाने के लिए पर्याप्त साधन मिलने चाहिए। और फिर कहा कि राज्य के अंदर जो भी भौतिक संसाधन है, आजीविका के लिए संसाधन है, उनका स्वामित्व और वितरण जो है वो सार्वजनिक हित में उसको करना है, किसी के व्यक्तिगत हित में उसको नहीं करना है। अब ये बी और सी एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए, देखिएगा ध्यान से। ये क्या कहा कि राज्य धन और उत्पादन के संसाधनों के अहितकारी केंद्रीकरण को रोकने का प्रयत्न करेगा। दोस्तों ये हमने थोड़ा कुछ याद आ रहा होगा आपको, 31C की बात की थी। 31C में हमने देखा था कि यदि कोई नियम या कानून इनके आधार पर बनाया जा रहा है ना, किनके आधार पर? 39B और C के आधार पर बनाया जा रहा है, और 14 और 19 का उल्लंघन हो रहा है, तो भी प्राथमिकता किसको देंगे? हम प्राथमिकता इसको देंगे, इसका उल्लंघन नहीं माना जाएगा। यानी मूल अधिकारों पर भी प्राथमिकता किसको दी गई है? 39B और C को दी गई है दोस्तों, है ना। ये क्या कहा गया कि राज्य जो है वो भौतिक संसाधनों का प्रयोग, स्वामित्व जो है और उनका वितरण जो है वो सार्वजनिक हित में करेगा, और किसी भी प्रकार से संसाधनों का अहितकारी केंद्रीकरण नहीं होने देगा, उसको रोकने का प्रयास करेगा। दोस्तों डी में अगर हम देखें तो राज्य पुरुष एवं स्त्री के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था करेगा। ये इंपॉर्टेंट है, पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य के लिए क्या दिया जाना चाहिए? समान वेतन। ई में देखिएगा क्या कहा गया है, राज्य स्त्रियों और बच्चों के स्वास्थ्य और बच्चों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग जो है वो रोकेगा। बच्चे बड़े कोमल होते हैं तो उनको कठिनाई भरे काम पर लगाना और इस प्रकार के जो कार्य हो सकते हैं उनको रोकने के लिए बात की गई है ई के अंदर। एक बार फिर से थोड़ा सा मैं दोहरा देता हूँ, चीजें याद रह जाए। 39 की बात कर रहे हैं, राज्य के लिए कुछ अनुसरणीय नीतियों की बात की गई है कि राज्य को क्या क्या करना है, राज्य को किन किन चीजों का अनुसरण करना है। तो आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध करवाने हैं, राज्य का दायित्व है कि भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और वितरण वो सार्वजनिक हित में करे, किसी भी प्रकार से इनका केंद्रीकरण न होने दे, पुरुष स्त्री के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था करवाए, और बच्चों के स्वास्थ्य और स्त्रियों की रक्षा करे और उनके सुकुमार अवस्था के दुरुपयोग को रोका जाए। दोस्तों अब एक 39F है जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है वो इसको जोड़ा गया था। ये कहता है कि राज्य का ये कर्तव्य है कि वह बच्चों को गरिमापूर्ण वातावरण उपलब्ध करवाए ताकि उनका सामाजिक आर्थिक विकास हो सके। दोस्तों ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके, इसलिए बच्चों को गरिमापूर्ण वातावरण को वो उपलब्ध करवाएगा। ये जोड़ा गया है, एफ जो है वो जोड़ा गया है, पहले इसमें नहीं था। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है वो इसको जोड़ा गया है। इसके बाद में देखिएगा एक और अनुच्छेद इसमें जोड़ा गया 39A। देखिएगा ये आपको ध्यान होगा, ए जब बड़ा लग गया तो ये अलग आर्टिकल है, 39 का पार्ट नहीं है। 39 में देखिएगा जब हम ये छोटे ABCD वाले हैं ना, ये तो मतलब क्या हो गया, इस 39 का ही पार्ट है। 39A का मतलब है एक अलग है, एक अलग ही पार्ट है ये, है ना, अलग आर्टिकल हो जाता है। इसे भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कितना देखो, सरकार का ये दायित्व है कि वह समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का उपलब्ध
सहायता को जो है वो सुनिश्चित करे दोस्तों, कि सबको समान रूप से न्याय मिले और निःशुल्क विधिक सहायता उनको दी जाए जिसके साथ में अन्याय हुआ है। अब देखो, एक तो अन्याय हो गया और उसको पैसे लगा करके न्याय उसको लेना पड़ता है। तो ये कहा राज्य को कि आपका ये कर्तव्य है कि आप समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाएं। और जो आप लोक अदालतें देखते हैं वो शायद इसी की प्रेरणा से चलाई गई है। अनुच्छेद 40 की हम बात करें, गांधी जी वाला है ये किससे संबंधित है? ग्राम पंचायतों के गठन से। ये कहता है कि सरकार का ये दायित्व है, कर्तव्य है कि वह ग्राम पंचायतों का गठन करे, और न केवल गठन करे बल्कि उसको ऐसी शक्तियां भी प्रदान करे जिससे वह स्व सरकार यानी स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य कर सके। सिर्फ बनाने से कुछ नहीं होगा, ये गांधी जी का फेवरेट था ग्राम पंचायत, कि सरकार का ये कर्तव्य है कि वो ग्राम पंचायतों का गठन करे। अब गठन करने से सिर्फ कुछ नहीं होगा, बल्कि उन्हें हमें शक्तियां भी देनी है जिससे वो स्वायत्त निकाय बन सके, यानी अपना एक खुद काम करने वाला निकाय जो है बन सके, किसी के ऊपर डिपेंड ना हो। इसे महात्मा गांधी का अनुच्छेद भी कहा जाता है। अभी हमने इसके विषय में बात की। अब हम बात करें अनुच्छेद 41 की, तो 41 कहता है कि कुछ दशाओं में, कौन सी दशाओं में? कुछ दशाएं ऐसी हैं जिनमें उसको काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार मिलना चाहिए। दोस्तों, राज्य अपने आर्थिक और विकास की सीमाओं के भीतर क्या करेगा? काम पाने का, शिक्षा पाने का, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, इनके अंतर्गत जो है उनको सहायता देगा। जैसे हम कह दशाएं, बीमारी है, बेकारी है, बुढ़ापा है, निःशक्तता है, तो इसके लिए वो क्या करेगा? लोक सहायता का जो है वो प्रयास करेगा। जैसे हम कहें कोई पेंशन वगैरह है, जो इसमें बुढ़ापे की पेंशन हो गई है ना, बेरोजगारी भत्ता है, निःशक्तता, विकलांगों के लिए, दिव्यांगों के लिए कोई है, बीमारी के लिए कुछ दिया जा सकता है। तो ये सहायता पाने का अधिकार इस आर्टिकल के द्वारा है। आजकल इसी पे सबसे ज्यादा काम आपको देखने को मिल रहा है। दोस्तों, राज्य का ये दायित्व है कि वह रोजगार, काम की गारंटी प्रदान करे, शिक्षा और लोक सहायता को वो क्या करे? सुनिश्चित करे। इसके द्वारा कहा गया है। नरेगा, मनरेगा, शहरी नरेगा जो है वो इसी क्रम में जो है वो प्रयास है दोस्तों, सारी के सारे। अब हम बात करें आर्टिकल 42 की, तो 42 जो है वो कहता है काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं, न्याय संगत और मानवोचित। अब ध्यान दीजिएगा किसकी बात कर रहे हैं? व्यक्ति जो भी काम कर रहा है, तो काम के लिए उसकी दशाएं एक तो न्याय संगत होनी चाहिए और मानवोचित, यानी ऐसा वातावरण तो हो जिसमें एक मानव काम कर सके। साथ ही साथ प्रसूति सहायता उपलब्ध करवाने की भी वो बात करता है। जैसा आपने अभी देखा होगा पिछले कुछ सालों में प्रसूति सहायता बहुत ज्यादा दी जा रही है। एम्बुलेंस का गठन किया गया है, अलग से हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, उनको प्रेरित किया जाता है, और संस्थागत जो अपनी डिलीवरी है वो ज्यादा बढ़ गई है दोस्तों पहले से, और जोर दिया जाता है कि ये हो। इसके अलावा आप देखें मातृत्व अवकाश जो है वो ना 6 महीने का अवकाश उनको दिया जाता है, सवेतनिक है ना, और जननी सुरक्षा है, योजनाएं, मातृत्व पोषण अभियान, ये कुछ एक चलाए जा रही हैं, जो हम देखते हैं कि राज्य जो है उसको लागू करने के लिए प्रयास कर रहा है। 42 में है दोस्तों। 43 क्या कहता है? जो कर्मकार हैं उनके लिए जो मजदूरी हो वो कम से कम इतनी तो हो कि वो अपना जीवन का निर्वाह कर सके। दोस्तों, ये हमें याद रखने हैं। तो इसमें जो है न केवल निर्वाह मजदूरी बल्कि घंटे, कितने घंटे उसको काम करना है, ये भी निश्चित इसमें किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ कुटीर उद्योगों को भी प्रोत्साहन दिया जाए, है ना। कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन है, उसके विषय में भी 43 जो है वो बात करता है। कार्य के घंटे निश्चित करने की भी ये बात करता है। तो सरकार का ये कर्तव्य है कि वह कार्य के लिए उचित मजदूरी उपलब्ध करवाए, शिष्ट जीवन स्तर और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर उपलब्ध करवाएं। 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी को उपलब्ध करवाने, ये सारी बातें इसके लिए की गई हैं। कर्मकारों को निर्वहन मजदूरी, कार्य के घंटे, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, ये भी हमने बात की थी। तो 42 जहां ये कहता है कि काम के न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का उपबंध किया जाए और प्रसूति सहायता का उपबंध किया जाए। 43 जो है ये कहता है निर्वाह के लिए उसको कम से कम मजदूरी, उसके कम से कम निश्चित घंटे होने चाहिए, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहिए। 43A अलग से आर्टिकल है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें जोड़ा गया था दोस्तों, और काफी इंपॉर्टेंट है ये भी हमारे लिए। जो आप मजदूर संगठन देखते हो ना, वो इसी का परिणाम अपने कहते हैं। सरकार का ये दायित्व है कि वह उद्योगों के प्रबंधन के जो इंडस्ट्री का जो मैनेजमेंट है उसमें कर्मकार जो काम करते हैं ना, उनकी भी भूमिका होनी चाहिए।
इसलिए लेबर यूनियन होती है, उसका अध्यक्ष भी वहां पर बैठता है कि नहीं बैठता, वो सारा इसी से जो है निर्धारित किया गया है। 43A भी जोड़ा गया और एक 43B भी जोड़ा गया है। ये 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया और यह सहकारिता को बढ़ावा देने की बात करता है दोस्तों, तो ये हमें याद अच्छे से होना चाहिए। 43 में क्या था दोस्तों, 43 था कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी। 43A कहता है कि प्रबंधन में कर्मकारों की भूमिका होनी चाहिए। 43B कहता है कि सहकारिता को बढ़ावा दिया जाए। अब हम बात करें आर्टिकल 44 की। 44 क्या कहता है, समान नागरिक संहिता का प्रावधान करता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, मतलब सामान्य कानून, सबके लिए कानून क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। दो तरह के होते हैं, एक तो सिविल मामले और एक होते हैं फौजदारी मामले। तो ये फौजदारी की नहीं, सिविल कोड की बात करते हैं, सामान्य की बात करते हैं, जिसके अंदर देखिएगा विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेना। क्योंकि जब देखिएगा दोस्त, जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय जब लॉ बन रहे थे तो हिंदू लॉ है, मुस्लिम लॉ है, जैन लॉ है, बुद्ध लॉ है, तो उनको ये कहा गया भी आप अपनी परंपरा के हिसाब से जो है अपने कानूनों को चलाएं, लेकिन इसमें ये प्रावधान किया गया कि आगे चल करके आपको सबके लिए एक कानून बनाना है ना। और बहुत सारे कानून हैं ऐसे, जैसे अभी मुस्लिमों में एक परिवर्तन जो था वो किया गया था, 3 तलाक वाला जो था, तो फिर ये है ना। अब हम कहें कि ये प्रचलित नहीं है तो फिर उसको हटाने में भी कहाँ दिक्कत हो। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड बात करता है कि राज्य में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाला हो, है ना। जैसे हिंदू धर्म में एक पत्नी का है तो वही सब में होना चाहिए, यानी एक होना चाहिए, है ना। अब ऐसा नहीं कि किसी को 2 चाहिए तो वो कोई दूसरा धर्म परिवर्तन कर ले, है ना। ये सिविल कानूनों के लिए लागू होता है, जिसमें विवाह है, तलाक है, उत्तराधिकार है, गोद लेना है, ये सारे नियम इसमें आते हैं, इनसे संबंधित जो है वो किया जा सकता है दोस्तों। समान नागरिक संहिता को लागू करवाने वाला पहले राज्य की बात करें तो वो है गोवा, 1867 में पुर्तगालियों के द्वारा। इसके अलावा हम बात करें अनुच्छेद 45, ये बात करता है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की। इसमें प्रावधान था प्राथमिक शिक्षा का 6 से 14 के लिए। अभी 86वां संविधान संशोधन 2002 हुआ, उसमें 45 में संशोधन किया गया और प्राथमिक शिक्षा 6 से 14 के स्थान पर पूर्व प्राथमिक यानी 0 से 6 को जोड़ दिए गए हैं। राज्य को यह कहा गया है कि प्रारंभिक शिशु अवस्था से 6 वर्ष तक के बालकों की वो देखभाल करेगा और उन्हें जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के रूप में जो है व्यवस्था करवाएगा दोस्तों। ये 45 वाला सिंपल है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, जैसे 21 का में था। अब हम अनुच्छेद 46 की बात करें तो 46 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। ये बात करता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जाति और जनजाति और समाज के जो कमजोर वर्ग हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति और समाज के कमजोर वर्ग हैं, उनका शैक्षणिक और आर्थिक कल्याण जो है वो सुनिश्चित करे, ऐसा अनुच्छेद 46 कहता है। 46 को फिर से सुन लीजिएगा। राज्य का ये दायित्व है कि वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइबल जो हैं, यानी अनुसूचित जाति और जनजाति और समाज के अन्य दुर्बल वर्ग के जो लोग हैं, उनके लिए आर्थिक और शैक्षणिक उन्नति के लिए राज्य जो है वो प्रयास करे, ऐसा कहा गया है, और उनका आर्थिक कल्याण जो है वो सुनिश्चित करे। अनुच्छेद 47 की अगर बात करें तो 47 क्या कहता है, इसमें आप सिंपल सा लेंगे मादक पदार्थों पर रोक। आप इसको इस तरह से याद रखिएगा कि लोक स्वास्थ्य का संरक्षण करना है। इसमें एक चीज याद रखिएगा, 47 जो है वो किसके लिए है, लोक स्वास्थ्य का संरक्षण करने की बात करता है, लोक स्वास्थ्य के संरक्षण की बात करता है। कौन सा, ये, और ये बात करता है मादक पदार्थों पर रोक लगाने की। सरकार का दायित्व है कि वह पोषण और अच्छे जीवन स्तर को बढ़ावा दे। राज्य का प्राथमिक कर्तव्य है कि वो पोषाहार अच्छा लेकर के अच्छे जीवन की बात करे, लोक स्वास्थ्य की बात करे, जिसके लिए MDM और इंदिरा रसोई जैसे प्रयास आपको देखने को मिलते हैं। तो सरकार का एक कर्तव्य है कि लोगों का पोषण अच्छा हो और उनका जीवन स्तर अच्छा हो, उसके लिए प्रयास करे। तो पोषाहार दिया जा रहा है, जीवन लोक स्वास्थ्य के लिए MDM जैसी योजनाएं चलाई गई हैं। सरकार का ये दायित्व है कि वो मादक पदार्थों पर रोक लगाए। मद्य निषेध की जो बात है, अगर आपसे पूछा जाए मद्य निषेध की बात कौन से आर्टिकल में की गई है, तो वो 47 में आपको देखने को मिलती है। अब हम बात करें 48 की, तो 48 में सिंपल सा याद रखिएगा कि जो भी दुधारू पशुओं की रक्षा की बात की गई है,
दुधारू और वाहक जो जो पशु है हमारे यहाँ, जो दूध पीने के काम आते हैं, सामान ढोने के काम आते हैं, उनकी रक्षा की ये बात करते हैं। कहते हैं सरकार का ये दायित्व है कि वह कृषि और पशुपालन को जो है वो बढ़ावा दें। इसमें दुधारू और वाहक पशु गोवध के निषेध के प्रयास किए गए हैं। कृषि का आधुनिकीकरण किया जाए और वैज्ञानिक पद्धति को बढ़ावा मिलना चाहिए, ऐसा इसके लिए अंदर 48 के अंतर्गत जो है वो कहा गया है दोस्तों। यानी कृषि आधुनिक होनी चाहिए, है ना। कृषि और पशुपालन के संगठन के लिए ये बात की गई है। तो 48 किसके लिए है? गोवध निषेध की बात करता है। सिंपल सी बात याद रखिए, सरकार का कर्तव्य कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देता है। ये 48 में है दोस्तों। 48A जो है ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें जो है वन और वन्य जीव जंतुओं और पर्यावरण के संरक्षण की और बात की गई है। ये तो बड़ा सिंपल सा 48A किसके विषय में है? वन और वन्य जीवों के विषय में है। 49 की बात करें तो 49 है राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक है ना, किले वगैरह हैं, पुराने हमारे संस्थाएं हैं, उनका संरक्षण करने की बात करता है। और ये कहता है कि आपको राज्य का ये दायित्व है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की वो क्या करें? संरक्षित करें, और बाध्यता है कि संसद ऐसी कोई ना कोई विधि बनाएगी। अनुच्छेद 50 की बात करें तो कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण किया जाए। ये कह रहा है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका पृथक होनी चाहिए। राज्य को लोक सेवाओं में कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथककरण के लिए प्रयास करने चाहिए। अनुच्छेद 51 की बात करें तो सरकार का ये दायित्व है कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए वो क्या करे? प्रयास करे, कदम उठाने चाहिए। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर ये पूछा जाए कि भारत की विदेश नीति के विषय में हमें कहाँ से पढ़ने को मिलता है, तो आर्टिकल 51 है जो हमारे लिए विदेश नीति की बात करता है। तो उम्मीद है मुझे ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो 36 से लेकर के 51 तक जो आर्टिकल है वो इसमें है। अभी आगे एक बार थोड़ा आपका रिवाइज फिर से भी हो जाएगा। संविधान संशोधन करके जो भी जोड़े गए हैं उनकी अगर हम बात करें तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 39F, 39A, 43A और 48A को जोड़ा गया था दोस्तों। क्या था इसमें? 39F आपको याद होगा, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता की बात थी। 39A में क्या था? बालकों को शोषण से सुरक्षा करना और उनका स्वास्थ्य का संरक्षण करना। सॉरी, 39A की बात कर रही हैं। हाँ, 39A जो है 39 च है ये ना, च है ये नहीं है, 39 च मानिएगा। 43A जो है वो कर्मकारों के उद्योगों के प्रबंधन की बात करता है और उसमें भागीदारी की बात करता है। 39 च जो है वो संबंधित है बालकों के शोषण से सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य के संरक्षण की बात करता है। 39F है ये, यहाँ पर इसको F कर लीजिएगा, थोड़ा गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। तो 39F तो सॉरी आ ही गया ना, 39, हाँ ठीक है, एक मिनट, शायद मैंने इसको थोड़ा सा गलत पढ़ा, एक बार फिर से बता देता हूँ मैं इसको। 39A पहले अगर हम बात करें तो 39A एक अलग आर्टिकल हो गया। 39A के अंदर जो बात की गई है समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता की, तो यहाँ जो बात की गई है समान न्याय की और निःशुल्क कानूनी सहायता की बात की गई है। 39F यानी च की बात करें, जब हमने 39 की बात की थी तो हमने ये देखा था कि 39 के अंदर देखिएगा किन का प्रावधान है, कुछ जो है सलाहकारी कार्य बताए गए, जैसे 19 में अनुसरणीय नीतियां बताई गई थी, वैसे ही यहाँ पर क्या 39 के अंदर भी अनुसरणीय नीतियां बताई गई कि आपको इनका पालन करना है। उसमें एक लास्ट में जोड़ा गया है जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया 39F या च के रूप में आपको मिल जाएगा। ये बालकों के शोषण से सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य के संरक्षण की बात करते हैं। 43A एक अलग आर्टिकल हो गया, 43 से अलग है, ये कर्मकारों के उद्योगों में प्रबंधन की बात करता है। एक प्रकार से आप कहें मजदूर लीडर जो हैं वो यहाँ से निकले हैं दोस्तों। 48A की बात करें, ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हो गया, ये भी बाद में जोड़ा गया है। तो ये सारे 42 में से कौन कौन से? 39A है, 39F है, 43A है और 48A है, इनको जोड़ा गया। 44वें संविधान संशोधन द्वारा 38B को जोड़ा गया दोस्तों। 38B या 2 आप कोई सा भी आ जाए इसमें, कि राज्य को क्या करना चाहिए? आय, प्रतिष्ठा और सुविधाओं में जो असमानता है उसको दूर करने के लिए कदम उठानी चाहिए। सिंपल से बात करें, आय की असमानता को दूर करने की बात करता है दोस्तों। 86वें संविधान संशोधन 2000 के द्वारा कुछ जोड़ा घटाया नहीं गया है, 45 में ही संशोधन किया गया
0 से 6 आयु वर्ग के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा और देखभाल की बात की जो है दिशा निर्देश इसमें दिए गए हैं। 97वां संविधान संशोधन 43B के द्वारा जो है इसमें क्या जोड़ा गया, सहकारी समितियों का निर्माण और प्रोत्साहन की बात की गई है। नीति निर्देशक तत्वों में 3 चीजें हमें मिलती हैं, गांधीवादी दर्शन है, समाजवादी और उदारवादी। कौन कौन से में क्या क्या है, तो यहाँ से एक बार आपका रिवाइज भी हो जाएगा वापस और देख ही लीजिएगा। अनुच्छेद 40 में क्या है, ग्राम पंचायत। यहाँ जिनके विषय में बात करें, गांधीवादी विचारधारा है ये सारी, है ना, ये गांधीवादी विचारधारा है। 40 में ग्राम पंचायत। 43 में कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी के विषय में बात की है। 43B सहकारिता को बढ़ावा देता है। 46वां जो संविधान है, जो अनुच्छेद है उसमें SC और ST की शैक्षणिक आर्थिक कल्याण की बात की गई। 47 पोषण और जीवन स्तर की बात करता है। 48 कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देने की बात करता है, उसके आधुनिकीकरण की बात करता है। समाजवादी की बात करें तो 38 में सामाजिक व्यवस्था की बात की गई है। 39 जो है उसमें कुछ नीति निर्देशक तत्व बताए गए हैं, अभी हमने देखा था, नीतियां बताई गई हैं। 39A समान न्याय और विधिक सहायता की बात करते हैं। 41 कुछ दिशाओं में काम शिक्षा सहायता देने की बात करता है। 42 काम के न्याय संगत दशाओं की बात करता है, प्रसूति की बात करता है। 43A अलग से जुड़ा हुआ है, उद्योगों के प्रबंधन में जो कर्मगार हैं यानी कार्मिक जो हैं, मजदूर जो हैं उनको जोड़ने की बात करता है। 47 पोषण और जीवन स्तर की बात करता है दोस्तों। अब हम देखें समाजवादी के बाद उदारवादी। उदारवादी में यूनिफॉर्म सिविल कोड 44, 45 पूर्व प्राथमिक शिक्षा, 48A वन्य पर्यावरण संरक्षण आ गया। 49 में राष्ट्रीय स्मारकों का महत्व, ये देखो कौन से उदारवादी हो गए। 50 में कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण और 51 में जो है हमारी विदेश नीति, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के विषय में बात की गई है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आई होगी और एक बार यहाँ से आपका पूरा रिवाइज भी वापस हो गया होगा। इसके बाद में हम बात करें कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर क्या है। सबसे पहला अंतर यही है कि मूल अधिकार जो है वो वाद योग्य होते हैं, इनका अगर उल्लंघन हो तो न्यायालय में जाया जा सकता है, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के लिए आप जो है वो कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। मूल अधिकार किसी व्यक्ति के लिए हैं, एक व्यक्ति के लिए हैं, और नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए या समूह के लिए होते हैं दोस्तों, है ना। मूल अधिकारों की जो व्यवस्था की गई है वो व्यक्तिगत है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए की गई है। मूल अधिकार जब एक वैधानिक शक्ति प्रदान करते हैं, लेकिन ये एक नैतिक या राजनीतिक शक्ति है। नैतिकता है राज्य की, उसको लागू करे तो करे, नहीं करे तो नहीं करे। मूल अधिकार जो है वो लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण करता है। हमने यही कहा, राजनीतिक लोकतांत्रिकरण की बात करनी है तो मूल अधिकार है। सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को लागू करने के लिए हमने किसको जोड़ा था, नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ा था। मूल अधिकार जहां व्यक्तिगत कल्याण, क्योंकि व्यक्ति से संबंधित है, ये सामूहिक कल्याण की बात करते हैं। इसमें नकारात्मक है, नहीं नहीं ही बार बार आता है ना, कि भेदभाव नहीं किया जाएगा, छुआछूत को नहीं किया जाएगा, है ना, नहीं नहीं उसमें ज्यादा है। तो यहाँ पर सकारात्मक है, पॉजिटिव है। इस तरह से भी आप इसका जो डिफरेंस है वो देख सकते हैं। 7वां जो है वो ये है कि आपातकाल में ये निलंबित हो जाते हैं, निलंबित होते हैं, लेकिन इनके अलावा सारे निलंबित नहीं होते, ये निलंबित हो जाते हैं। तो ये रहा। उसके बाद में लास्ट पेज पे हम देखें, कुछ एक कथन है जो मूल अधिकारों के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कहा गया। केटी शाह ने क्या कहा कि एक ऐसा चेक है जिसका बैंकों के भुगतान की इच्छा पर निर्भर है। यानी ऐसा चेक क्या हो गया, DPSP बोलते हैं इनको अपने इंग्लिश में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ऐसा चेक है, DPSP है, एक ऐसा चेक है जो बैंक कौन हो गया, राज्य हो गया। तो राज्य की इच्छा पर है वो उसको माने या नहीं माने। जेनिंग्स जो है वो इसको एक कर्मकांडी आकांक्षा के रूप में देखता है, जेनिंग्स कर्मकांडी आकांक्षा के रूप में देखता है। TT कृष्णमाचारी जो है वो इनको मूल अधिकारों नीति निर्देशक तत्वों को भावनाओं का स्थायी कूड़ाघर कहते हैं। DD बसु भी काफी अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छी इनकी किताबें में हैं। ये कहते हैं कि DPSP के कारण भारत में संसदीय प्रजातंत्र को क्षति पहुंची है। नसीरुद्दीन जी क्या कहते हैं कि नए साल जब भी लगता है, नए साल के प्रस्ताव की तरह भाई, जब अब नया साल लगता है तो मैंने बहुत सारे डिसीजन लेते हैं, प्रण लेते हैं, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, इस साल में ये पाना है, ये प्राप्त करना है, ये हमारे टारगेट है, कॉपी में लिखते हैं, फिर वो बिखर भी जाते हैं। तो ये पहले सप्ताह में ही क्या है, बिखर जाते हैं, ऐसे हैं ये। के संथानम क्या कहते हैं, इनके कारण, किनके कारण, DPSP के कारण केंद्र राज्य, राष्ट्रपति PM, राज्यपाल CM में टकराव होने की पूरी संभावना रहती है।
अंबेडकर साहब कहते हैं कि लोगों के प्रति उत्तरदायी अगर कोई भी सरकार है तो वो इनकी अवहेलना नहीं कर सकती है, उन्हें इनको लागू करना ही चाहिए। एमसी छागला की बात करें तो ये कहते हैं कि इनके पालन से भारतीय धरती पर स्वर्ग का निर्माण संभव हो सकेगा, भारतीय धरा जो है वो स्वर्ग की भांति चमकना शुरू हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे राज्य नीति के निर्देशक तत्व और मुझे उम्मीद है सारे आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सारी जरूरी चीजें हमने अच्छे से डिस्कस की है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। वीडियो सच में अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना और कमेंट करके मुझे बताइएगा जरूर। कुछ कमी हो तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सीखते हैं कुछ नई चीजें, एक नया टॉपिक। तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।